चलिए बच्चों, अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। बचपन में आपने पढ़ा था जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई गई थी कि पर कैपिटा इनकम होती है एक पर्सन की इनकम कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है ना। मतलब जब हम इकोनॉमी की जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो एक पर्सन के लिए कितना जीडीपी आया उसे अपन बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक व्यक्ति एक देश के अंदर कितना कमाता है, एक व्यक्ति एक देश में एक साल में कितना कमाता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उसे अपन लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, राइट। द जीडीपी पर कैपिटा इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। एक बंदे ने कितना आउटपुट आपको प्रोवाइड किया उसके बारे में जानकारी देने का काम किसका है, पर कैपिटा इनकम का उसका काम है। कैसे निकलती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग कंट्रीज जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो जब आप कंट्री की जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि सर ये आपसे रियल जीडीपी की बात कर रहा है। एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि ये आपसे रियल जीडीपी की बात कर रहा है। मतलब जब आप कंट्री की रियल जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है, जो कि ये बताती है कि एक पर्सन ने कंट्री की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया, एक पर्सन ने कंट्री की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया। It serves as an indicator of the standard of living of a country. Higher the per capita income, higher will be the standard of living. Lower the per capita income, lower will be the standard of living. तो ये क्या करता है? ये एक इंडिकेटर है, ये बताता है, ये एक इंडिकेटर है और ये बताता है कि आपके देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। आपके देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इसकी जानकारी हमें पर कैपिटा इनकम से मिलती है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखूं तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? सर पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी is equals to real GDP divided by population. रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो जो आपकी रियल जीडीपी है जब आप उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बच्चे उसे आप बोलोगे पर कैपिटा इनकम। बोलो, क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? जी सर। अब आता है मेरे बेटा अगला कॉन्सेप्ट प्राइवेट इनकम का। अगला कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट इनकम का और इसे आप मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। प्राइवेट इनकम क्या होती है? सर प्राइवेट इनकम रिफर्स टू द इनकम विच एक्रूज टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। अंडरलाइन कर लेना कुछ बातें। इट रिफर्स टू इनकम विच एक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर। ये वो इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर को एक्रू होती है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर नहीं करती है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम बने चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से इनकम बने, और इंक्लूड्स द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। ऑल दी सोर्सेस से हमारा मतलब क्या है? सर ऑल दी सोर्सेस से हमारा मतलब है कि इसके अंदर फैक्टर इनकम भी आएगी और इसके अंदर सर ट्रांसफर इनकम भी आएगी। तो फैक्टर इनकम को भी कंसीडर किया जाएगा, ट्रांसफर इनकम को भी कंसीडर किया जाएगा। इट इंक्लूड्स बोथ अर्नड इनकम दैट इज फैक्टर इनकम एंड अनअर्नड इनकम दैट इज ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से हमारा क्या मतलब है? वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस और हाउसहोल्ड्स। देखिए इकोनॉमी में 3 लोग काम कर रहे हैं या इकोनॉमी में 3 लोग हैं। वैसे तो 4 सेक्टर मॉडल होता है इकोनॉमी का, हमारे पास इकोनॉमी के 4 पिलर होते हैं। एक होती है फर्म, एक होती है गवर्नमेंट, एक होता है हाउस होल्ड
और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब NFIA, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फर्म, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड मिलकर क्या बनाते हैं सर? फर्म, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड मिलकर बनाते हैं आपका GDP एट FC या NDP एट FC मैं बोल देता हूं, और स्पेसिफिकली मैं बोल देता हूं NDP एट FC। और जब आप NDP एट FC में NFIA ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है? आपके पास आ जाती है NNP एट FC। आपके पास क्या आ जाती है? NNP एट FC, जिसे आप नेशनल इनकम के नाम से जानते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस नेशनल इनकम में किन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सर? इस नेशनल इनकम में फर्म ने, गवर्नमेंट ने, हाउस होल्ड ने और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कंट्रीब्यूशन किया है। फर्म ने, गवर्नमेंट ने, हाउस होल्ड ने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कंट्रीब्यूशन किया है। और नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ कौन सी इनकम आती है? फैक्टर इनकम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जब इस नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम को हटा देंगे, हम इसमें जब गवर्नमेंट की इनकम को हटा देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग प्लस कर देंगे ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ये क्या आ गया है? ये आ गया है फैक्टर इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फैक्टर इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई नेशनल इनकम में तो गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, नेशनल इनकम में तो गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन निकाल देते हो तो आपके पास आ जाती है फैक्टर इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम नहीं होती है। तो जब आपने नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन निकाल दिया तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ गया नेशनल इनकम में। और जब आपने इसके अंदर ट्रांसफर इनकम को ऐड कर दिया तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आपके पास आ जाएगा प्राइवेट इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम तक का सफर कैसे तय होगा? नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम का सफर 2 स्टेप में तय होगा। पहला स्टेप, आपने गवर्नमेंट की जो इनकम है वो हटा देनी है, और दूसरा जो ट्रांसफर इनकम है उसे आपको इंक्लूड कर लेना है। ये ट्रांसफर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी से मिले, ट्रांसफर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से मिले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम लोग कंसीडर करके चलने वाले हैं, राइट। समझ में आई मेरी बात? तो प्राइवेट इनकम क्या है सर? जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने और हाउस होल्ड ने कमाया है उसे हम लोग प्राइवेट इनकम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम आती है और इसके अंदर ट्रांसफर इनकम भी आती है। फैक्टर इनकम आप कहां से कमा सकते हो सर? फैक्टर इनकम आप अर्न कर सकते हो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, और ये आप अर्न कर सकते हो आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो मैंने दोनों इंक्लूड करवाए आपके पास, मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने दोनों इंक्लूड करवाए आपके पास। ये जो हमने कमाया है, ये जो हमने कमाया है, ये हमने कहां कमाया है सर? ये जो आपने अर्न किया है ये आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है। ये NDP FC कहां से आ रहा है सर? ये NDP FC डोमेस्टिक टेरिटरी से आ रहा है। और बेटा ये NFIA कहां से आ रहा है सर? ये जो NFIA है ये आपका आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये कहां से आ रहा है सर? ये आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी से आ रहा है। समझा मेरी बात कि नहीं समझा? NDP FC डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम हो गई और NFIA आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम हो गई। अब इसके बाद उसने क्या बोला? अब इसने क्या बोला? इसमें ट्रांसफर इनकम आएगी इसके अंदर। ट्रांसफर इनकम कौन सी आएगी सर? सर ट्रांसफर इनकम अर्न इनकम होती है। ये ट्रांसफर इनकम हो सकता है आपको डोमेस्टिक टेरिटरी से मिले, ये ट्रांसफर इनकम हो सकता है आपको आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी मिले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहीं पे हाईलाइट कर लिया था हम लोगों ने, यहीं पे हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया था कि सर ये चाहे आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मिले चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर मिले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चे, राइट। तो प्राइवेट इनकम क्या है सर? प्राइवेट इनकम है इनकम एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, whether it is a factor income or it is a transfer income, both are included in the private income.
इस प्राइवेट इनकम के अंदर गवर्नमेंट द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उसे अपन कंसीडर नहीं करते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट NFIA accrues to both private and government sectors. However, due to lack of data for the government, it is assumed that NFIA is attributed to the private sector only. यही कारण था कि मैंने NFIA को यहां से नहीं हटाया। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो NFIA है ये किसने कंट्रीब्यूट किया है, ये किसने अर्न किया है। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो NFIA है इसे अर्न किया है बाय प्राइवेट सेक्टर ओनली। इट इज अर्नड बाय प्राइवेट सेक्टर ओनली। इसे गवर्नमेंट ने अर्न नहीं किया है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं मेरे बेटा, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं, राइट। अब जो ट्रांसफर इनकम है, ये जो ट्रांसफर इनकम है, इस ट्रांसफर इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। ट्रांसफर इनकम्स अंडर द प्राइवेट इनकम, सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट क्या होता है? समटाइम्स द गवर्नमेंट बोरोज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक by issuing the bonds like national savings certificates, savings bonds, etc. in order to meet the rising expenditure. Such debts are generally used by the government for the consumption purpose. Hence, interest paid on such debt is treated as transfer income for the private enterprises. तो वो क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट उस पैसे को हमारे ऊपर ही खर्च कर देती है, गवर्नमेंट उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा देती है। मतलब बदले में कुछ भी जनरेट नहीं होता है। गवर्नमेंट बदले में आपको कुछ भी नहीं देती है। मतलब उसने आपसे डेट लिया, उसने आपसे पैसा लिया और वो पैसा गवर्नमेंट ने कंजम्पशन में खर्च कर दिया। गवर्नमेंट ने उससे कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया। बात समझा कि नहीं समझा? गवर्नमेंट ने उस पैसे से सैलरी बांट दी। कैसे समझाऊं? देखो, मान लो गवर्नमेंट ने आपसे पब्लिक से, गवर्नमेंट ने क्या किया सर? गवर्नमेंट ने पब्लिक से 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1000 करोड़ का बोरोइंग किया, राइट। तो बेटा क्या हुआ? 1000 करोड़ अगर हमने गवर्नमेंट को दिया, पब्लिक ने अगर गवर्नमेंट को 1000 करोड़ दिया, तो ये 1000 करोड़ क्या है? ये कौन सी फैक्टर सर्विस है? ये 1000 करोड़ कौन सी फैक्टर सर्विस है? सर, गवर्नमेंट ने कैपिटल रेस करी है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? कैपिटल रेस करी है। तो हाउसहोल्ड ने गवर्नमेंट को क्या दिया है? कैपिटल दिया है, राइट। अब गवर्नमेंट ने इस 1000 करोड़ का कंजम्पशन कर दिया, गवर्नमेंट ने इस 1000 करोड़ का कंजम्पशन कर दिया। मतलब इसके बदले में कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर कैपिटल फॉर्मेशन होता तो उसका यूटिलाइजेशन पब्लिक करती। अगर गवर्नमेंट इस 1000 करोड़ के डैम बनवाती, ब्रिजेस बनवाती, हाईवेज बनाती, स्कूल बनाती, हॉस्पिटल्स बनवाती, तो पब्लिक वो सर्विस लेती। तो मतलब पब्लिक ने 1000 दिए, पब्लिक को बदले में कुछ मिला, लेकिन गवर्नमेंट ये पैसा कंजम्पशन में खर्च कर देती है। बेटा, ये एज्यूम किया गया है कि ये पैसा गवर्नमेंट ने कंजम्पशन में खर्च किया। सर, कंजम्पशन में खर्च किया मतलब मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी, मान लो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हमारी स्टाफ हैं उनकी ड्रेस पे पैसा खर्च कर दिया, हमारे जो डिफेंस में लोग हैं उनकी यूनिफॉर्म में पैसा खर्च कर दिया। तो ये पैसा क्या है? कंजम्पशन। इसके बदले में आपको और कुछ नहीं मिलने वाला, ये पैसा डूब गया। जो पैसा लगाया और वो और पैसा जनरेट करके ना दे, वो और कोई असिस्टेंस ना दे, तो वो कंजम्पशन कहलाता है कि ये पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया, इससे अब और कुछ जनरेट नहीं हो सकता है। तो बेटा, अगर गवर्नमेंट ने आपसे कैपिटल लिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया, इंटरेस्ट तो वो देगी, इंटरेस्ट तो वो आपको देगी। अब ये जो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पब्लिक को इंटरेस्ट देगी। तो इस इंटरेस्ट को क्या बोला गया है? इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर इनकम बोला गया है, क्योंकि इसके बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं ले रही है।
इसके बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं ले रही है, इस इंटरेस्ट को वो क्या बोल रही है, ट्रांसफर इनकम बोल रही है। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट गवर्नमेंट द्वारा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक को दिया हुआ ट्रांसफर इनकम है। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसमें क्या आएगा सर, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट के अंदर आएगा, गवर्नमेंट बहुत तरीके की सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बहुत तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, सीनियर सिटीजन को अलाउंस दिया जाता है। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है अपने पब्लिक के ऊपर, इसे भी ट्रांसफर इनकम बोला जाएगा। इट इंक्लूड ऑल द ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, unemployment allowance, subsidies. Such transfers are always positive as they are one sided, they flow from government to the private sector. And last आता है net current transfers from the rest of the world. तो पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, रेमिटेंसेस मिलती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। It is positive when the transfer received from abroad are more than the transfers paid abroad. However, if transfer paid abroad are more than the transfer received, then it will be a negative income. देखो, अगर आप का भाई है, आपका कोई रिलेटिव है, वो इंडिया के बाहर जॉब करता है, तो वो आपके घर पे खर्चा भेजता होगा, राइट? तो वो क्या है, रेमिटेंसेस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे इंडिया में कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो वो यहां जो पैसा कमाता होगा वो रेमिट करता होगा अपनी होम कंट्री में, राइट? तो ये जो रेमिटेंसेस हो रही हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पॉजिटिव होती हैं, और जो रेमिटेंसेस हो रही हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये नेगेटिव होती हैं। अब अगर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेमिटेंसेस ज्यादा हुई हैं और टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम हुई हैं, तो उस केस में आपके पास ये जो ट्रांसफर इनकम है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो पॉजिटिव होगी। और अगर आपने इंडिया के बाहर ज्यादा रेमिटेंसेस करी हैं और इंडिया में रेमिटेंसेस कम आई हैं, तो उस केस में ये ट्रांसफर इनकम क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे मान लो इंडिया के बाहर से रेमिटेंसेस इंडिया में आई, इंडिया के बाहर से रेमिटेंसेस इंडिया में आई, ये रेमिटेंसेस थी मान लो 6000 करोड़ की, राइट? और इंडिया के बाहर रेमिटेंसेस गई, इंडिया के बाहर रेमिटेंसेस गई सपोज करो 4000 करोड़ की, तो 6000 करोड़ भारत देश में आ रहा है, 4 करोड़ भारत देश से जा रहा है, तो नेट ट्रांसफर इनकम कितने का हुआ सर? नेट ट्रांसफर इनकम प्लस 2000 करोड़ का हुआ। यहीं पे अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर आया केवल 4 करोड़ है और गया 5 करोड़ है, गया 5 करोड़ है, तो इस केस में आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो माइनस का 1000 करोड़ आ जाएगा। मतलब अगर आया है तो ये आपकी प्राइवेट इनकम बढ़ाएगा, ये आपकी प्राइवेट इनकम को इंक्रीज करेगा और ये आपकी प्राइवेट इनकम को डिक्रीज करेगा। तो अगर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉजिटिव है तो प्राइवेट इनकम बढ़ेगी, अगर नेगेटिव है तो प्राइवेट इनकम जो है वो आपकी कम हो जाएगी। अब ये कैसे निकलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। एनएनपी एट एफसी से हमने शुरू किया है, एनएनपी एट एफसी से हमने शुरू किया है, मतलब कि हमने किसको पकड़ा है सर? हमने नेशनल इनकम को पकड़ा है। किसको पकड़ा है बेटा? सर हमने नेशनल इनकम को पकड़ा है, और नेशनल इनकम में से हम गवर्नमेंट की जो इनकम है, गवर्नमेंट का जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो माइनस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकलता है, गवर्नमेंट का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकलता है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकलता है। एक निकलता है गवर्नमेंट के जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनसे, और गवर्नमेंट के जो अपने डिपार्टमेंट्स नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मेजॉरिटी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स कैसे हैं सर? गवर्नमेंट रेलवेज के थ्रू पैसा कमाती है, गवर्नमेंट इंडियन पोस्ट के थ्रू पैसा कमाती है।
तो यहां से गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का पैसा है। मान लो रेलवेज ने नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट किया 1000 करोड़ और इंडियन पोस्ट वगैरह ने कंट्रीब्यूट किया मान लो 600 करोड़। गवर्नमेंट के पोर्ट्स चलते हैं, वेयर हाउसेस चलते हैं, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस से गवर्नमेंट ने कमाया मान लो 400 करोड़। तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, इन्हें हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे ताकि हम लोग प्राइवेट इनकम तक जा पाए। और मेजॉरिटी कंट्रोल किसमें होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, आपने बैंक्स देखे होंगे, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं जहां पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है, तो जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं जहां पर गवर्नमेंट का मेजॉरिटी कंट्रोल है, जहां पर पीएसयूज हैं जहां पर मेजॉरिटी कंट्रोल है, इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन डिपार्टमेंटल। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिपार्टमेंटल। तो गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा बनाया और नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा बनाया, इसे हम नेशनल इनकम में से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to the government administrative departments। तो गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रॉपर्टी से जो पैसा कमाया, एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा कमाया। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, गवर्नमेंट की ओन्ड लैंड्स होती हैं, ओन्ड माइंस होती हैं जो वो लीज पे देती है और वहां से रेंटल इनकम कमाती है, तो वो भी आपका यहां पर रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस से जो सेविंग्स मिली, ओएनजीसी हो गया, आपका जितने भी पीएसयूज हो गए, गेल हो गया, यहां से गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है, एलआईसी हो गया, यहां से गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है उसे भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसके अंदर ऐड कर देंगे नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, ऐड कर देंगे करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और ऐड कर देंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये तीनों चीजें इसके अंदर क्या कर दी जाएंगी, ये तीनों चीजें इसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी। राइट, सो दिस इज योर प्राइवेट इनकम। अब बात करते हैं पर्सनल इनकम क्या होगी। प्राइवेट इनकम के अंदर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड दोनों की इनकम थी। प्राइवेट इनकम के अंदर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड दोनों की इनकम थी। ये देखिए, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और हाउस होल्ड दोनों की इनकम इंक्लूडेड है। लेकिन जब पर्सनल इनकम की बात करेंगे तो इसके अंदर हम सिर्फ किसकी इनकम लेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम लेंगे। तो जब आप केवल हाउस होल्ड की प्राइवेट इनकम को कंसीडर करेंगे, जब आप हाउस होल्ड की प्राइवेट इनकम को कंसीडर करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा पर्सनल इनकम। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम receipts of the household from all the sources which may or may not be earned from the productive activities during a given period. In other words, it is the income actually paid out to the household sector but not necessarily earned. अब ये not necessarily earned पे जोर क्यों डाल रहा है, क्योंकि सर इसके अंदर दोनों इनकम आएंगी, फैक्टर इनकम भी आएगी और इसके अंदर ट्रांसफर इनकम भी आने वाली है। पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सर जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, मान लो कंपनी है, कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, कंपनी ने 100 करोड़ कमाया और उसमें से 40 करोड़ कंपनी ने रिटेन कर दिए और 60 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिए। तो शेयर होल्डर्स के हाथ में 60 करोड़ आए, वो तो उनकी पर्सनल इनकम है, लेकिन 40 करोड़ रुपए जो उनको नहीं मिले वो किसकी इनकम है, प्राइवेट सेक्टर की इनकम है, वो उनके पास रह गया। इस 100 करोड़ पे गवर्नमेंट को हमने टैक्सेस पे किया, इस 100 करोड़ पे हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया, ये टैक्सेस का पैसा हमको नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट को मिलेगा, तो इसे भी हम पर्सनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो कंट्रीब्यूशन हमने सोशल सिक्योरिटी के लिए कर दिया, पीएफ में पैसा डाल दिया, हमने पीएफ में पैसा डाल दिया, तो ये जो पीएफ में पैसा डाल दिया आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया,
हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अगर आप पैसा डाल देते हो तो वो भी पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, राइट। तो प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम में कैसे पहुंचोगे? आपके जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं यानी कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो माइनस कर दीजिएगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो माइनस कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ एक और चीज माइनस कर दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उसे भी मेरे बच्चे क्या करा जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्या आता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, पीडीआई। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये वो इनकम है जो हाउसहोल्ड के पास खर्च करने के लिए बचती है, जो हाउसहोल्ड के पास खर्च करने के लिए बचती है, इसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हमने कमा 100 करोड़ रुपए लिए लेकिन गवर्नमेंट को उस पर 30 करोड़ का टैक्स देना पड़ गया, तो मेरे पास तो 70 करोड़ रह गए। इसके बाद मेरा रास्ते में चालान हो गया, ठीक है ना, मुझे फीस फाइन्स पे करने पड़ गए, तो वो भी क्या हो जाएगा? मेरी इनकम को रिड्यूस कर देगा। यानी कि जितना पैसा आपके पास खर्च करने के लिए बचेगा वही पैसा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आएगा। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन हैंड ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर देयर कंजम्पशन और सेविंग्स। इन हैंड जो पैसा आपके पास बचेगा, इन हैंड जो पैसा आपके पास बचेगा उसकी बात हो रही है, राइट। इन हैंड जो पैसा बचेगा कंजम्पशन के लिए और सेविंग्स के लिए, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इट शोज द परचेजिंग पावर, इट शोज द परचेजिंग पावर ऑफ द हाउसहोल्ड। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इंपॉर्टेंट, आपका ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या बताता है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। जितना पैसा आपके पास होगा कंजम्पशन के लिए उतनी ही आपकी परचेजिंग पावर है। आपने कमाए 10 लाख रुपए, आपने कमाए 10 लाख रुपए लेकिन गवर्नमेंट को 3 लाख रुपए टैक्स दे दिया, तो खर्च करने के लिए तो बेटा 7 लाख ही बचे ना। और मान लो तुम्हारा चालान कट गया 50,000 रुपए का, तो तुम्हारे पास खर्च करने के लिए तो 6,50,000 ही बचे ना। ये 650 तुम्हारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है और यही तुम्हारी परचेजिंग पावर भी डिनोट करती है। कमाते भले तुम 10 लाख हो लेकिन तुम खर्च 650 ही कर पाओगे। तुम्हारी जो परचेजिंग पावर है, डिमांड करने की पावर है, वो 650 पे ही है, राइट। तो पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेशन माइनस हो जाएगा और नॉन टैक्स पेमेंट जैसे कि फीस, पेनल्टी, फाइन्स टू द गवर्नमेंट माइनस हो जाएगा। आपके पास निकल के आ जाएगा पर्सनल इनकम। अब ध्यान से देखिएगा, हम कैसे नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हम कैसे नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप नेशनल इनकम को पकड़ेंगे। नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एंड एफसी में से आप माइनस करेंगे सबसे पहले जो गवर्नमेंट के इनकम है। गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके से आएगी, गवर्नमेंट की इनकम दो से आएगी। पहला आएगा इनकम एक्रूइंग फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम एक्रूइंग फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर दूसरा सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, इन्हें आप माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसमें आप ट्रांसफर इनकम टू प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसफर इनकम टू प्राइवेट सेक्टर को प्लस कर देंगे। ट्रांसफर इनकम टू प्राइवेट सेक्टर में आपके पास तीन इनकम आएंगी। एक आएगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, जो पैसा आपने गवर्नमेंट को उधार दे रखा है वो आएगा।
दूसरा इसके अंदर मेरे बेटा आ जाएगा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, और तीसरा आएगा नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये तीन चीजें आपकी ट्रांसफर इनकम की आ जाएंगी। ये आपके पास निकल के आ गया प्राइवेट इनकम। ठीक है, प्राइवेट इनकम में से पर्सनल इनकम निकालनी पड़ेगी, और पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी? जो कॉरपोरेट टैक्स है जो कंपनी के ऊपर लग रहे हैं उन्हें माइनस कर दीजिए, रिटेन्ड अर्निंग्स पे जो पैसा लगा दिया है उसे माइनस कर दीजिए, और जो कंट्रीब्यूशन किया है टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन्हें भी माइनस कर दीजिए। आपके पास पर्सनल इनकम आ जाएगी, और पर्सनल इनकम में से आप जो पर्सनल टैक्सेस हैं हाउस होल्ड के, जो पर्सनल टैक्स हैं हाउस होल्ड के वो माइनस कर दीजिए। और आप क्या माइनस कर देंगे सर? और हम माइनस कर देंगे इसके अंदर से, हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे सर जी जो हमने मिसलेनियस पेमेंट करी है गवर्नमेंट को। मिसलेनियस पेमेंट कौन सी करी गवर्नमेंट को? सर फीस दिया है, फाइन दिया है, पेनल्टी दिया है, इन्हें भी आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। यही स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले नेशनल इनकम निकलेगी, फिर नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम निकलेगी, प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम निकलेगी, और पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगी। तो एग्जाम में अगर ये सारी चीजें पूछी गई हैं तो सीक्वेंस फॉलो करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके पास सारे आंसर निकल कर आते जाएंगे। अब बात करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। किसकी बात कर रहे हैं सर? सर अब हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। अभी हमने किसकी बात करी थी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। इसके अंदर नेट का कॉन्सेप्ट भी है, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट भी है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जिसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जिसके अंदर डेप्रिसिएशन होगा। पहला फर्क तो आपको ये समझ में आ गया। अब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? सर पूरे नेशन के पास खर्च करने के लिए जो पैसा है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब मेरे पास जो खर्च करने के लिए पैसा है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। और मेरे जैसे कितने लोग हैं पूरे देश में? पूरी पॉपुलेशन। तो पूरी पॉपुलेशन के पास जो खर्च करने के लिए पैसा है उसका अगर एग्रीगेट कर दोगे तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल कर आ जाएगा। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एनडीवाई, Y is denoted as income. NDY refers to income which is available to the whole country for the disposable. पूरी कंट्री के पास खर्च करने के लिए जो पैसा है उसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोला जाएगा। और इसके अंदर फैक्टर इनकम भी आएगी और ट्रांसफर इनकम भी आएगी। ऑब्वियस है, खर्च करने वाले पैसे की बात हो रही है तो खर्च करने वाला पैसा जो कमाया होता है वो भी होता है, और जो फ्री फोकट में मिल गया होता है वो भी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब वर्ड नेट है तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। एनडीवाई इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एनडीवाई मतलब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपीएफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सर क्यों ले लिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बेटा ट्रांसफर इनकम ही तो है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, ये भी तो ट्रांसफर इनकम ही है। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांसफर आया है वो भी ले लो। तो एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आसान भाषा में बोल दें, आसान भाषा में बोल दें तो आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गया? सर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया परचेजिंग पावर ऑफ होल नेशन, परचेजिंग पावर फॉर होल नेशन, और यू कैन से amount available to nation for consumption expenditure।
अमाउंट अवेलेबल टू नेशन फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब हम नेशन की बात करेंगे तो नेशन के अंदर जो फर्म्स हैं वो भी आ जाएंगी, इसके बाद जो आपका हाउस होल्ड है वो भी आ जाएगा, गवर्नमेंट है वो भी आ जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो भी आ जाएगा। यहां से जो फैक्टर इनकम आई है वो तो लेनी ही है, यहां से जो फैक्टर इनकम आई है मतलब कि एनएनपीएफसी वो तो लेनी ही है, प्लस ट्रांसफर इनकम भी ले लेनी है। और ये ट्रांसफर इनकम चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी की हो चाहे आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जितना पैसा पूरी इकोनॉमी के पास है, पूरी कंट्री के पास है खर्च करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आपका नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और जब आप नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेट क्यों होती है, क्योंकि ये एनएनपीएफसी से शुरू होती है, ये एनएनपीएफसी से शुरू होती है। और एनएनपीएफसी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर आपको जीएनडीआई ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है तो उसमें आपको वापस से डेप्रिसिएशन मेरे बेटा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कि सर नेशनल इनकम निकालने का फायदा क्या है, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ द नेशनल इनकम। 2 से 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम के फायदे क्या हैं। एक बारी जल्दी से रीड कर लेते हैं नेशनल इनकम के फायदे क्या हैं। ये इंडिकेट करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या इंडिकेट करता है, आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मतलब आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। नेशनल इनकम अकाउंट्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर to the level of economic activity and the index of economic growth of an economy। मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल क्या है, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, और आपकी ग्रोथ क्या है, पिछले साल के मुकाबले, पिछले 5 साल के मुकाबले आपने कितना कमाया है, कितना इंक्रीज किया है, उसके बारे में बात करता है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताता है नेशनल इनकम का। अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास एक इनकम मेथड है नेशनल इनकम का, और वो इनकम मेथड हमें बताता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कितना कमाया, जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने कितना कमाया, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, जो लोग का डेटा रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, उन लोगों ने कितना कमाया। मतलब जो अनरेगुलेटेड बिजनेस में है, जैसे परचून वाला है, ठीक है, जैसे एक फार्मर है, ये लोग क्या है, ये लोग अनरेगुलेटेड है। लेकिन जो कंपनीज हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, वो लोग क्या हो गए, वो लोग कॉर्पोरेट लोग हो गए। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग सैलरीड हो गए। तो ये बताता है कि आपकी इनकम जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन वेजेस अर्न कर रहा है, कौन सैलरी अर्न कर रहा है, कौन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किसको कितना पैसा मिल रहा है, ये इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इकोनॉमी में, इसका डेटा आपको नेशनल इनकम से मिलता है। Economic welfare depends to a considerable degree on the magnitude and distribution of national income। तो अगर हमारा नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल्स लगाती है जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, राइट। हम लोग कहते हैं ना, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। रिच पर्सन के पास ज्यादा नेशनल इनकम जा रही है, पुअर पर्सन के पास कम नेशनल इनकम पहुंच रही है, जिससे रिच पर्सन और रिच हो रहा है, पुअर पर्सन और पुअर हो रहा है। तो गवर्नमेंट यहां पर इंटरवेंशन करती है, कंट्रोल्स लगाती है, जिससे कि इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो बिटवीन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, so that there will be a economic welfare, right। Estimates of national income show the composition and structure of the national income in the terms of different sectors of the economy। ये मैंने आपको बता दिया, अलग अलग सेक्टर कितना कमा के दे रहे हैं। डोमेस्टिक टर्शरी सेक्टर कितना कमा के दे रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना कमा के दे रहा है, आपका प्रोडक्शन सेक्टर कितना कमा के दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर कितना कमा के दे रहा है। मतलब हर एक सेक्टर जो इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहा है वो हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आपको पता है, डेटा आता है कि जो एग्रीकल्चर है वो 40% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। कैसे आता है?
सर्विस सेक्टर जो है वो 25% कंट्रीब्यूट करता है। कैसे आता है? गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी बढ़े। कैसे पता लग रहा है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट के पास तरीके हैं इंफॉर्मेशन लेने के। ये सारी चीजें नेशनल इनकम गवर्नमेंट को बताती है कि बाबू हमने साल भर में जो भी कमाया है उसमें किसका कितना योगदान है, और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली एक्ट करती है किससे कितने टैक्सेस लेने हैं, किसको कितनी रिलीफ देनी है। ये सारी चीजें आपको नेशनल इनकम द्वारा पता लगती हैं। कंबाइंड विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डेटा, नेशनल इनकम डेटा प्रोवाइड्स अ गाइड टू मेक द पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है ग्रोथ के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, इकोनॉमी फोरकास्ट करने के लिए। National income estimates throw light on income distribution and the possible inequality in the distribution among the different categories of the income earner। तो ये हाईलाइट करती है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल कंपैरिजंस हो सकते हैं दूसरी कंट्रीज में, कौन सी कंट्री हमसे आगे है, कौन सी कंट्री हमसे पीछे है, ताकि आप लोग कंपटीशन कर सके एक दूसरे के साथ और ग्रो कर सके अपनी इकोनॉमी को। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिखाया था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5th-6th नंबर पे आती है, हमसे आगे जर्मनी है, यूके है, चाइना है, आपका अमेरिका है। तो ये डेटा कैसे मिल पा रहा है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं, ये कैसे पता लग पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम। The national income data are also able to determine the share of nations contribution to the various international bodies। आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, हमारा कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल बॉडीज में कितना है, ये भी हमारी नेशनल इनकम के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। जो कंट्री ज्यादा कमाती है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, जो कंट्री कम कमाती है वो कम कंट्रीब्यूशन देगी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग सर्विस के लिए काम करते हैं। इनको चलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और जो देश ज्यादा पैसा कमाएगा वो ज्यादा फंडिंग करेगा, जो देश कम कमाएगा वो कम फंडिंग करेगा। राइट तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। ये पहला चैप्टर नेशनल इनकम का A to Z मेरे बच्चों हमने ओवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पढ़ने में मजा आया होगा। जो भी आप लोग के डाउट है आप लोग बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। इसके आगे की चर्चा जो है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।